हेलो एवरीवन, सुमित है फ्रॉम क्वांटिफाई। सो कैसी रही होली आप लोग की ज़रूर बताएं। एंड अब हमारी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 21 को, जैसा कि आपको सबको पता है। तो मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि मैं पेन एंड पेपर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, तो करके मज़ा आएगा। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड लास्ट में सेशन में मैं कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा अगले वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो। गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम x के जगह पे 2 पुट कर दिए तो हम ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब तो यही होता है, रूट का मतलब यही होता है ना कि रूट का कोई भी वैल्यू अगर उस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो जाएगा। देयरफॉर कौन सा इक्वेशन है हमारे पास? वी हैव सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। वी हैव 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पुट करो 3 2 स्क्वायर माइनस पी 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर क्या हो गया? 3 इंटू 4, उधर ले जाओ p इंटू 3, 3 से 3 गया, क्या बच गया? p इक्वल टू 4। आगे बढ़ो। दैट द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अच्छा, इक्वल रूट्स, एनी इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, that means its discriminant इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन में? पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 होना, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। p का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 4 को यहाँ पे पुट करो। सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है? माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या है? 4, सी के जगह पे क्या है? 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इधर क्या बच गया? क्यू स्क्वायर, उधर ले जाओ, क्या हो गया? 4 4 जा 16, 9 जा 144। एक बात बताओ, एक्सपोनेंट कितना है? 2 है, मतलब रूट भी 2 होना चाहिए। क्या आएगा? या तो +12 या फिर -12, मतलब क्यू का 2 वैल्यू पॉसिबल है भैया। आपसे क्या पूछा था? पी का वैल्यू पूछा था एंड क्यू का वैल्यू पूछा था, दोनों आंसर आ चुका है। आगे बढ़े, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। A man on top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it। अच्छा, एक बात बताओ, टावर पे खड़ा है एक आदमी, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये टावर है, यहाँ से एक आदमी कार चला के आ रहा है और यहाँ पे एक आदमी जो खड़ा है टावर पे, वो इसे यहाँ से यहाँ तक आते हुए देख रहा है। कितना टाइम लगा देखने में? 12 मिनट तक देखते रहा, यहाँ से यहाँ तक चला आया। अच्छा, यहाँ से देख रहा है, मतलब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? इफ़ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। एक बात बताओ, 90 डिग्री के नज़दीक जितना जाते जाओगे उतना एंगल बड़ा होता जाएगा, हमें पता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्स खींचती है, मतलब इस एंगल के बारे में बोल रहा है वो 30 डिग्री। दैट मीन्स ये अल्टीमेटली ये एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है। 12 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से इसका एंगल अब चेंज हो गया, कितना बना दिया? ऊपर 45 डिग्री का डिप्रेशन बना दिया, तो अल्टीमेटली एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। स्मूथ, ठीक है ना। ये हो गया 90 डिग्री। कुछ नाम रख लेते हैं इसे, ए बी सी एंड डी। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 12 मिनट लग रहे हैं। मान लो कि आपको स्पीड तो नहीं पता है, x मीटर पर मिनट मान लो स्पीड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम भी तो कुछ लगेगा, मान लो t मिनट में जब पहुँच रहा है, अभी भी x मीटर पर मिनट ही उसका स्पीड है। अब आपके पास ये हाइट भी नहीं है, हाइट को क्या मानेंगे? h मीटर, ठीक है, लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? h मीटर। अब आपको देखना है, आपके पास एंगल भी है
परपेंडिकुलर भी है एंड बेसिस भी है। आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए tan का, ठीक है। इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को मैं पहले उठा रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, tan लगाओ, tan 45 डिग्री इक्वल टू, tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि साइन बाय कॉस होता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही बचेगा। परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ है? हाइट बाय बेस क्या हो गया? अच्छा, x मीटर पर मिनट के स्पीड से चल रहा है, t मिनट तक चल रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा? xt। अच्छा, tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 इक्वल टू h बाई एक्स टी। देयरफॉर h इक्वल टू कितना आ गया? xt, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखो, अब अगले वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, ये वाले ट्रायंगल पे, ये पूरे ट्रायंगल पे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? ट्रायंगल tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री, हाई परपेंडिकुलर तो h ही है, ठीक है। नीचे क्या बचा? 12 मिनट तक x के स्पीड से चला गया, मतलब 12x प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना निकाले थे? xt। x को कॉमन निकालो भैया, नीचे x को कॉमन निकाले, क्या बच गया? 12 प्लस t। ऊपर क्या था? h का वैल्यू क्या था? xt, x से x गया। इधर tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। देखो क्या बच गया इधर? 12 प्लस टी इक्वल टू √3t। t को उधर ले जाओ, 12 को इधर रखो, √3 माइनस 1t। देयरफॉर t इक्वल टू कितना आ गया? 12/√3 माइनस 1। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है? लगभग वैल्यू कितना होता है? 1.73 माइनस 1, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12/0.73। इसे आप 0.75 लेके सॉल्व कर लेना एंड आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? ए बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स, x वाइट बॉल्स, ठीक है। मतलब रेड और ग्रीन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, बट वाइट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन अधूरा दिया गया है, ठीक है भैया। जो दिया गया है वही लिखेंगे। रेड कितना बॉल है? 7 बॉल्स। ग्रीन कितना बॉल है? 8 बॉल्स। वाइट कितना है? x बॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल फ्रॉम द फ्रॉम द बॉक्स इज 35 पहले प्रोबेबिलिटी निकालो वाइट बॉल का, क्या आ जाएगा? x बाई टोटल करेंगे ना, 8 + 7 15 + x, नीचे टोटल होता है, हमें पता है। आगे बताओ, रेड बॉल्स का भी प्रोबेबिलिटी आगे जाके निकालना पड़ेगा, हमें पता है, तो पहले से ही निकाल लो, 7/15 + x। आगे पढ़ो क्या बोला है, ठीक है। वाइट बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 35/49 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल। मतलब PW = 35/49 इंटू PR। ये आपको निकालना है। PW क्या आया था? x/15 + x। इधर क्या हो गया? 35/49 इंटू क्या आया है? 7/15 + x। इधर इधर कट गया, ठीक है। 7 से गया 7 बार में, 7 5 जा, देयरफॉर x = 5। कुछ भी पूछ ले अब हम बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितना है भैया? वाइट बॉल्स 5, ठीक है। आगे पूछो, आगे पढ़ो, देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स शुड नीदर रेड नॉर ग्रीन। रेड भी नहीं होना चाहिए, ग्रीन भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या बोल रहा है? वो बॉल कुछ तो होना चाहिए, मीन्स रेड नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, मतलब वाइट होगा, ठीक है। वाइट कितना निकाला? 5 आउट ऑफ टोटल 15 + 5 20, मतलब 1/4 का प्रोबेबिलिटी। आंसर, ये भी आंसर, ठीक, स्मूथ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो, इन एन AP इफ 5th and 12th टर्म आर 30 and 65। अच्छा, AP में nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, A + n - 1 × D,
ठीक है। यहाँ पे आपको फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ो, 30 दिया हुआ है, ए के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता, फिफ्थ टर्म मतलब 5 - 1, डी के बारे में नहीं पता, अल्टीमेटली क्या आ गया, a + 4d, पहला इक्वेशन। आगे बढ़ो, 12th टर्म के बारे में भी दिया हुआ है, 12th टर्म के बारे में 65 है, ठीक है, इसका निकालो, 65 = ए के बारे में नहीं पता सर, 12 - 1 डी के बारे में नहीं पता, अल्टीमेटली क्या आ गया, 65 = a + 11d, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, अल्टीमेट हमें पता है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। करो सब्सट्रैक्ट, 65 से 30 गया तो 35, इधर ए से ए चला गया, 0 हो गया, ठीक है। इधर 11d से 4d गया तो 7d, सिंपल। देयरफॉर d = क्या आ गया, 35/7, क्या आ गया अल्टीमेटली, d = 5 आ गया, ठीक है। d = 5 आ गया तो पुट d = 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या निकाला था, 30 = a + 4 × 5, इधर देयरफॉर a = क्या आ गया, 30 से 20 गया तो 10। आगे बढ़ो, क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे याद दिलाओ, n/2 a + 2a+, ठीक है, n - 1 × d, ठीक है। n कितना है, 20/2, 2 a कितना निकाला हमने, 10 + 20 - 1, d कितना निकाला था, 5, सिंपल सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10, 20 प्लस इधर 19 × 5 95, कितना आ गया, 10 × 1150 आंसर, सिंपल। आगे बढ़े, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल 30 डिग्री। एक बात बताओ, पूरा जो सर्किल होता है उसका डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री का होता है एक सर्किल, मतलब 360 डिग्री बराबर πr², मतलब कंप्लीट सर्किल का अगर मैं निकालूं तो 360 डिग्री का होता है। आपको कितना का ज़रूरत है, 30 डिग्री का ज़रूरत है, मतलब इतना ही एरिया का ज़रूरत है, ठीक है। इस दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, इस दोनों का रेडियस दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है, तो आपको इतना का ही एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड से, ठीक है, मतलब πr²/360 डिग्री इंटू 30 डिग्री, यही तो होता है सेक्टर का एरिया, θ/360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्किल। इसी को इंसान ऐसे बोलते हैं, रटना है ही नहीं कुछ, ऐसे ही निकाल देना है सिंपली, ठीक है। ठीक है, मेजर सेक्टर के बारे में पूछा है, माइनर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मेजर के बारे में पूछा है। मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सिंपल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr², एरिया ऑफ क्या होता है, क्या निकाला हमने, 30 डिग्री -360 डिग्री, ठीक है, इंटू πr²। πr² को हमने कॉमन निकाल लिया, 1/ इधर कितना हो गया, 0 से 0 गया, इधर 12 हो गया, 1/12, मतलब हमें अल्टीमेटली 11/12 इंटू πr² का वैल्यू पूछा गया है। 11/12 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रखना है। आर के बारे में आपको दिया है 4 × 4, 4 से गया 3 बार में, ठीक है। बाकी आपको कैलकुलेशन करके निकाल लेना है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, ऑन ए स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट ऑफ एरिया 784, मतलब एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है,
एरिया कितना दिया हुआ है 784, एरिया ऑफ स्क्वायर्ड कार्डबोर्ड 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। ठीक है, 4 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ मैक्सिमम साइज आर प्लेस्ड सच दैट ईच सर्कुलर प्लेट टेक्स टचेज द अदर 2 प्लेट्स एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इन टेंजेंट टू अ सर्कुलर प्लेट। मतलब टेंजेंशियल टच कर रहा है अंदर एंड एक दूसरे के साथ भी टच कर रहा है। 4 सर्किल यहाँ पे अंदर में घुसा हुआ है, ठीक है। आपको खुद से पढ़ के एनालाइज करना पड़ेगा कि अंदर क्या दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड अंडर सर्कुलर प्लेट। मतलब इस सब एरिया जो कि बचा हुआ एरिया है, इसके बारे में आपको पूछा गया है कि इसका एरिया बताओ। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आपको बस स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 784, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 784 दिया हुआ है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 784 का रूट, क्या आ जाएगा आंसर 28। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब हर साइड कितना का है 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमें सर्किल के बारे में नहीं पता, ये आर का है, ये आर का, ठीक है, क्योंकि पूरा रेडियस आधा, ये रेडियस आइडेंटिकल सर्किल है, मतलब इसका भी आर इसका भी आर, मतलब टोटल जो साइड है उसी के बराबर तो 4 रेडियस है। अगर हमने 4r इक्वल टू 28 लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेंगे हम। 28/4 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इस शेडेड रीजन के बारे में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 784, कुछ करना ही नहीं है। 4 इंटू एक एरिया का सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पुट करो आंसर हाजिर हो जाएगा। 4 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7 से 7 गया 154, 784 माइनस इधर कितना आ गया 154 इंटू 4, 4 या 16, 616 को माइनस करना है। इधर 84 जाएंगे तो 700 आएगा, फिर 84, मतलब अल्टीमेटली 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। स्मूथ, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 4 काउज आर टेथर्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट। मतलब एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। इस चारों कॉर्नर पे काऊ बंधे हुए हैं, क्या बंधे हुए हैं, काऊ बंधे हुए हैं, ठीक है। साइड कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर, मतलब एक दूसरे के आसपास मतलब पहुंच रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के एरिया को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, यही बोलने का मतलब है। मतलब कैसे बंधे हुए हैं, फिर यहाँ से ऐसे करके बंधे हुए हैं, इसका मतलब ऐसे करके वो ग्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो दूसरे के एरिया में नहीं घुसना है, ठीक है। मतलब ये काऊ इतना ही दूर तक चढ़ सकता है, इतना दूर तक चढ़ सकता है, इतना दूर तक चढ़ सकता है। मतलब ये वाला एरिया जो है ये अनग्रेस्ड है, ये बच जाएगा। ये इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अब निकालो भैया, देखो ये टोटल 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये 25 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये देखो अच्छे से इस एक पिक्चर को देखो उठा के, ये आपको सर्किल का एक क्वाड्रेंट नहीं लग रहा है, ये 25 ये 25, ठीक है। सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, मतलब 4 क्वाड्रेंट इंटू, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया।
इतना पता है? 4 से 4 गया। अल्टीमेटली आपसे क्या बोला था कि मतलब ये एक कंप्लीट सर्किल ही बना लेगा, मतलब 4 क्वाड्रेंट मिलके एक कंप्लीट सर्किल बना लिया। ठीक है, आपसे ये वाला एरिया पूछा है, शेडेड रीजन। कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। यहाँ पे सर्किल मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट के फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसलिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट लिखना है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 का स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट का एरिया पाई। ठीक है, आर कितना आ गया? 25 का स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करोगे आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। इतना के आगे बना लोगे? सिंपल है, बना लेना। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? a/√ए² प्लस b²। ठीक है, थीटा कितना के कितना बीच में होना चाहिए? 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, कॉस एंड टेन के बारे में पूछा है। अच्छा, जब भी मैंने बोला है कि साइन दे के कॉस के बारे में पूछ ले या फिर कॉस दे के साइन के बारे में पूछ ले, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक ही आइडेंटिटी, सबसे फेमस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस के बारे में आपसे पूछा है, मतलब साइन को उधर ले जाओ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन के बारे में दिया हुआ है a/√a² माइनस b², इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, होल स्क्वायर करो, कैसे करोगे? 1 माइनस a² हुआ, नीचे रूट कट गया, बच गया a² माइनस b²। सिंपल, आगे बढ़े। यहाँ देखो, इधर आ गया ऊपर a² माइनस b² माइनस a² बाई a² माइनस b² का रूट ओवर। ये गया माइनस है ना, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचेगा b/√a² प्लस b²। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास आ चुका है। एंड आपको अब टेन थीटा का निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, साइन के बारे में दिया हुआ है a/√a² प्लस b²। कॉस के बारे में आपने क्या निकाला? b/√a² प्लस b²। ये गया, क्या बच गया? a/b। आंसर सिंपल, स्मूथ। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इतना सबसे पहले लिख लो। हिंदी डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं? 84 स्टूडेंट्स। मैथ में कितने हैं? 108 स्टूडेंट्स। ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब ऐसा कितना रूम होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इक्वल होने चाहिए एंड वो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले HCF निकालने की बात बोल रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस तीनों को कट कर दे वही चीज़ तो होगा। LCM तो निकालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसमें बेतुका बात हो जाएगी LCM अगर निकालने लगे तो। ठीक है, इतना तो आपको इतना पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था मैंने LCM के क्लास में। ठीक है, तो HCF कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लगाओ, जल्दी लगाओ। ठीक है, 2 30 2 15 3 5 5 1 84 पे लगाओ, फटाफट लगाना है ना। ठीक है, 21 3 7 7 1 108 पे
254, 227, 39, 33, 31। तो अल्टीमेटली 60 इक्वल टू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 84 सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी स्लो करोगे, आपको सब बहुत तेज करना है, तभी टाइम सेव हो पाएगा बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है ना, आपको एकदम स्मूथली बहुत तेज से बनाना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अच्छा, HCF क्या होता है, मतलब तीनों में वो चीज़ कॉमन होना चाहिए। ये देखो 2 का स्क्वायर तीनों में कॉमन है, मतलब 2 का स्क्वायर को निकाल लो। 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, मतलब 3 का पावर 1 तीनों में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। नहीं सर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कितना आ गया, 3 2 जा 6 2 जा 12। 12 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठेंगे इन ईच रूम। अब हमें अगला टास्क क्या करना है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। कैसे निकलेगा, एक रूम में 12 स्टूडेंट, कैसे कैसे, 60/12, 84/12 प्लस 108/12, सब कुछ 12 से कटेगा, काट दो। 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, कितना आ गया, 7 5 12 9 21 रूम्स रिक्वायर्ड होगा। सिंपल। तो दोस्तों प्रैक्टिस करके मज़ा आया कि नहीं ये ज़रूर बताएं। एंड अगले वीडियो के लिए एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगले वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके सिलेबस में है उसके मैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ को आपसे डिस्कस कर लूँ, तो आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा एंड टाइम भी कम लगेगा उस चीज़ को रिटेन करने में। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। एंड वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर करें एंड बताएं दूसरे को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।